हिंदू राष्ट्र जो है वो इंक्लूसिव कंसेप्ट है। ये बात भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा। कुछ लोग जो मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम कट्टरवाद के सामने ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, वो शायद गलत कर रहे हैं। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को गालियां दे रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। मुस्लिम समाज 3 भाग में बटा है, मोस्ट कट्टरवादी, लेस कट्टरवादी और सहिष्णु। मोस्ट कट्टरवादी का भाग बढ़ गया कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी उनके वजह से, लेकिन ऐसा नहीं कि देश में सहिष्णु मुसलमान नहीं है। आज कश्मीर के अंदर अगर 10 आदमी मरते हैं आतंकवादी कोई बंदूक से, उसमें 2 मुसलमान भी मरते हैं, उनके लिए जगह तो रखनी पड़ेगी। देखिए, हर मुसलमान को आप गाली नहीं दे सकते। आपको मुसलमान के जो 3 भाग है उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। जो मोस्ट कट्टरवादी है उनसे लड़ना पड़ेगा, जो लेस कट्टरवादी है उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद से उनके लिए एक मेन स्ट्रीम का द्वार खोलना पड़ेगा, और जो मॉडरेट है, जो कम है, उनको साथ में रखना पड़ेगा। अगर उनकी संख्या 20 करोड़ के ऊपर है देश में, यही काम आ सकती है, यही स्ट्रेटेजी, समझे आप? नमस्कार, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मेरे हाथ में एक किताब है, माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, रीडिफाइनिंग अनअलॉयड नेशनलिज्म, पब्लिश्ड बाय रूपा बुक्स and authored by Uday Mahurkar ji. Uday ji has been a veteran journalist. Thank you. He's also done a lot of things, and now he's writing so furiously कि मैं पिछली बार मुलाकात करता हूँ तो एक किताब के विमोचन पे, अब किताब किसी और के डिस्कशन पे हो गया. Uday sir, thank you very much for taking out time to discuss Thank you this so book. much for having me. I have, like I was saying, मेरे पास जब से किताब आई है, it took me very short span of time to really jump into the book and wrap up around 80-85% of the book. उसके पीछे एक कारण तो ये रहा है क्योंकि किताब के अंदर जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वो एसेज की तरह लिखे हैं, and these are your thoughts that have compiled over the years. But it also is a clear reflection of what you or how you imagine our nation. You have dealt and discussed many of these contradictions. हमारे देश बहुत कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ देश है, चाहे हम धर्म की बात करें, देश की बात करें, तो सारे मुद्दों को आपने एसेंशली 3-4 भागों के अंदर डिवाइड करते हुए अलग अलग एस्पेक्ट्स में डिस्कस किया है. कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर दिस बुक. थैंक यू सो मच. बिफोर वी जंप इनटू डिस्कसिंग द बुक, सर आपकी क्या जर्नी रही है? व्हाई डोंट यू टेल आवर व्यूअर्स अ बिट अबाउट योरसेल्फ बिफोर वी डील हेड ऑन. रीज़न आई वांट टू नो अ बिट अबाउट योर जर्नी, बिकॉज वो जर्नी से ये पता चल जाता है कि आपने क्या क्या कितना कुछ देखा है जिसका नतीजा ये किताब है. In nutshell, जी. I belong to an old Maratha family of Gwalior. My ancestors had fought in the Battle of Panipat, then against Tipu Sultan. And they were close associates of Mahaji Scindia, who was controlling the Maratha Empire from Delhi. Correct? This is my historical background. In Maratha caste, there are many Rajput surnames of the North Indian Rajputs. I am Solanki by. I am Solanki. What you call Bharadwaj Gotra. Mahurkar. Mahur is my village. Therefore Mahurkar. Otherwise my clan is Solanki, which is pronounced as Sadunke in Marathi. Okay. In Maharashtra. Correct? My ancestors left the village about 240-50 years ago and settled down ultimately in Gwalior. Correct? Okay. Now, you see, I was really proud of my ancestry and the deeds done by them, which were narrated to me by my grandmother, grandfather, correct? Story of Panipat has been embedded in my mind since childhood. I was always a student of history. And I used to consider Maharana Pratap and Chhatrapati Shivaji Maharaj as my heroes, to such an extent that I used to get fantasy when I was a child. I think in 7th or 8th standard, I used to get a fantasy कि if my Kuldevta, Martan Bhairav, called Khandoba in Maharashtra, वो अगर प्रसन्न हो जाते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई आप वरदान मांगिए, क्या वरदान मांगोगे? मैं ये वरदान मांगूंगा, मैं कहता था अपने आप से, कि मेरी 15 मिनट की भेंट आप छत्रपति शिवाजी महाराज से करवा दीजिए और 15 मिनट की करवा दीजिए महाराणा प्रताप के साथ. तो ये नेशन फर्स्ट जो मेरा थिंकिंग है, वो जो किताब है मेरे, उसका जो सीड है वो ये है कि देश है वो सर्वोपरि है. और धर्म नहीं, देश के अंदर धर्म आ गया है.
धर्म ऊपर ये है, ये देश ऊपर है। ये क्या भारत जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता के ना देश और अरे धर्म, भारतीय सभ्यता में तो देश तो आ ही गया ना उसमें, तो इट देश इज पार्ट ऑफ दैट। इज पार्ट ऑफ दैट। हिंदुत्व एंड अनअर्ड नेशनलिज्म आर बोथ वन एंड द सेम। वन एंड द सेम, ओके। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो हिंदू राष्ट्र इज एन इंक्लूसिव कंसेप्ट। वीर सावरकर ने अपने हिंदू मैनिफेस्टो में ये कहा था कि आजाद भारत में सभी धर्म और सभी जातियों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि अगर मुसलमानों और क्रिश्चियनों की पूजा अर्चना में कोई बाधा डालता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और इंश्योर करेगी अपनी वो पूजा अर्चना अपने तरीके से कर पाए। ठीक है। लेकिन थर्ड पॉइंट पे वो वार्निंग देते हैं, नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटिज्म विच इज द स्टोरी ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट 60 years। तो हिंदू इस्लामिक राष्ट्र इज नॉट ए इंक्लूसिव कंसेप्ट, इट इज एन एक्सक्लूसिव कंसेप्ट। इट पुशेस यू आउट, सभी को इस्लाम में होना पड़ेगा, सभी को इस्लाम कबूल नहीं, ऐसा भी नहीं है। आज जो फ्रीडम मिली है दुबई में और वहाँ पे, वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो इस्लामिक लॉ है। मतलब वो रूलर ही अलाउ कर सकता है जो आप। ऑफ कोर्स शेख जायद हैज गॉन मच बियॉन्ड, लेकिन वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो है ना कुछ टाइप के, समझो आप। यूएई को छोड़ दो दूसरी जगह तो है ही काफी। दुबई के अंदर भी हिंदू राष्ट्र जो है वो इंक्लूसिव कंसेप्ट है। ठीक। ये बात भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग जो मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम कट्टरवाद के सामने ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, वो शायद गलत कर रहे हैं। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को गालियां दे रहे हैं, समझे ना आप, तो वो गलत कर रहे हैं। मुस्लिम समाज 3 भाग में बटा है, मोस्ट कट्टरवादी, लेस कट्टरवादी और सहिष्णु। मोस्ट कट्टरवादी का भाग बढ़ गया कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी उनके वजह से। लेकिन ऐसा नहीं कि देश में सहिष्णु मुसलमान नहीं है। आज कश्मीर के अंदर अगर 10 आदमी मरते हैं आतंकवादी कोई बंदूक से, तो उसमें 2 मुसलमान भी होते हैं, तो उनके लिए जगह तो रखनी पड़ेगी ना। और वही टॉपिक्स है मेरे ख्याल से आपने किताब के अंदर भी अच्छे से। हाँ बिल्कुल, मैं स्पष्ट है मेरा थर्ड सेक्शन। अच्छा, मैं मुसलमानों के साथ में रहा हुआ हूँ, समझो आप, समझे ना, तो मुझे उनकी वीकनेसेस और सब मालूम है। कैसे रहे हैं, मतलब व्हाट डू यू रहा, मतलब देखिए, ग्वालियर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल था जो मुस्लिम लीग के आने के बाद बिगड़ा, क्योंकि महाजी सिंधिया जो थे उनके एक गुरु तो मुसलमान ही थे। अच्छा, उनकी जान पानीपत के लड़ाई के अंदर एक मुस्लिम बिस्ती ने बचाई थी। आपने इनफैक्ट किताब के अंदर वो मेंशन राना खान उसका नाम है। अच्छा, समझा। तो हमारे यहाँ ग्वालियर में हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण था। अब इसके लिए हमारा मुस्लिम से काफी इंटरेक्शन था, आप समझे कि नहीं। तो मैं जब ये सब मेरे जब थॉट्स शेयर करता हूं तो मुझे उसका अनुभव है। वहाबिज्म के आने से कैसे सहिष्णु मुसलमान कट्टरवाद की तरफ गए, ये पूरा प्रोसेस मेरे सामने हुआ है, समझा। एंड दैट आई थिंक वही आपने किताब के अंदर एक पूरे सेक्शन के अंदर डिस्कस किया है, उन लेसन्स के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन एसेज के। तो देखिए, 3-4 समस्याएं भारत की है अभी। अगर आप नेशन फर्स्ट के प्रिज्म से देखो तो एक ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम और रेडिकल इस्लाम, ये एक बड़ी समस्या है भारत की। दूसरी है ये जो गंदगी आ रही है पोर्नोग्राफी के रूप में फोन पे, जो रेप का मुख्य कारण है। जिसके लिए तो मेरे ख्याल से एक और रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, क्योंकि सेव भारत सेव भारत फाउंडेशन जो काम कर रही है। हाँ, जो मेरा एनजीओ जो काम कर रहा है पोर्नोग्राफी को संपूर्ण रूप से बंद करवाने का। तीसरा है करप्शन। हालांकि मोदी सरकार ने काफी कंट्रोल किया है इसको दिल्ली के अंदर, लेकिन करप्शन प्रॉब्लम तो रहता है आज भी, समझा। चौथा है एनवायरनमेंट। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो घटनाएं घटी हैं गए 2-3 साल के अंदर, जोशीमठ में जैसे जमीन हिलने लगी, उसमें तिराड़ पड़ गई, समझे ना आप। तो ये डिमांड करती है एक नई माउंटेन डेवलपमेंट पॉलिसी भारत के लिए, अ न्यू माउंटेन डेवलपमेंट पॉलिसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नॉट ए सिंगल ट्री विल बी कट विदाउट जस्टिफिकेशन। बट जस्टिफिकेशन चौथा जो बड़ा करप्शन के अंदर भी 2 प्रॉब्लम है। ये देश के प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं आपको एक नेशन फर्स्ट व्यू से। वो है नौकरियों के अंदर पैसे लेना।
मोदी जी ने दिल्ली में बंद करवाया इसको। लेकिन नौकरियों के लिए पैसे देते हैं लोग। अभी एक मुसलमान प्रोफेसर है मेरे पास, जिसने मेरा सहयोग किया था एक किताब की मेरी किताब शाहरुख अली किताब की उर्दू ट्रांसलेशन में। ओके। उसके पास लेक्चरशिप के लिए एक कॉलेज के से कनेक्टेड व्यक्ति ने 30 लाख रुपए मांगे उसके पास। वो तो मेरा घर भेज दूंगा तो भी मैं 30 लाख दे नहीं सकता, इतना गरीब है बेचारा वो, समझ रहे आप। तो पार्टी टिकट के पैसे लेना और नौकरी और ट्रांसफर के पैसे लेना, ये समय बड़ा पाप है। मतलब भारत को अगर महान देश बनना है तो इस पे बहुत ही सख्त सजा इसमें देनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी या लोकल यूनिवर्सिटीज के अंदर ये बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो रहा है प्रोफेसर वगैरह की सिलेक्शन? हर जगह तो नहीं हो रहा है, बीजेपी के आने के बाद में कंट्रोल आया है। कंट्रोल तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये पैसा चलता ही रहता है, पैसे का मामला तो है ही। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी जो दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने थे और तीसरी बार सरकार भी आई भाजपा की, उसके पीछे कारण यही एक रहा कि 2014 से पहले जो सिलेक्शंस के अंदर पैसे खाए करप्शन आया था, उसके बीच में एक मैसिव एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। नहीं, जहाँ बीजेपी की सरकार है ज्यादातर उन स्टेट्स के अंदर इस टाइप का मामला कम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जर्नी भी आते हैं सर, आपने बचपन में फिर हाँ, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैं पत्रकार बना, मैंने इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, फिर 3 साल के बाद मैंने इंडिया टुडे मैंने ज्वाइन किया। इंडिया टुडे में 33 साल में रहा। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा इंडिया टुडे का? बिकॉज मैं अपने पर्सनल नहीं अच्छा एक्सपीरियंस। मैं 1975 से मतलब जो देखिए इंडिया टुडे ने जो मुझे एक्सपोजर दिया है वो तो अभूतपूर्व है। मतलब गुजरात का मैं 28 साल तक गुजरात में मैंने 2000 गांव में पांव रखा होगा। मतलब कम लोग होंगे कि 18,000 में से 2000 गांव में पांव रखे हों, ऐसे लोग बहुत कम होंगे। एक हमारे प्रधानमंत्री होंगे, एक शायद शंकर सिंह वाघेला होंगे, बहुत कम लोग हैं। लेकिन इंडिया टुडे के प्रताप से मुझे पूरा गुजरात घूमने का मौका मिला, समझा। तो मेरे एक्सपीरियंस है जो। सो वुड यू से कि आप फील्ड जर्नलिस्ट थे या? फील्ड जर्नलिस्ट मेरे जीवन के अंदर 33 साल का जीवन रहा मेरा, 35 साल का एज ए पत्रकार। मैंने 2 या 3 स्टोरी छोड़ के एक भी स्टोरी ऐसी नहीं है जो मैंने स्पॉट पे जाके न की हो। क्या पत्रकारिता अभी काफी ज्यादा बदल चुकी है, बदल रही है? क्या उसको बचाने का कोई स्कोप है? नहीं, नैरेटिव बेस्ड हो गया है ना, पूरा नैरेटिव बेस्ड हो गया। ये किताब यही बताती है कि यू टू राइज अबाउट द नैरेटिव्स। अगर आपको देश की समस्याओं का हल करना है, उनको सही रूप से देखना है, सत्य के आधार पे उसका सॉल्यूशन लाना है, तो आपको नैरेटिव से ऊपर उठना पड़ेगा। दूसरा, सही हिस्ट्री पे भार रखना पड़ेगा। डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पे देश बन नहीं सकता। करेक्ट हिस्ट्री होनी चाहिए और उसका इंटरप्रिटेशन करेक्ट होना चाहिए, तो ये एक महान देश आप बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते आप। ये इसका सार है किताब का। तो फिर जर्नलिज्म के बाद? जर्नलिज्म के बाद में फिर मुझे केंद्रीय सरकार ने मुझे केंद्रीय सूचना आयुक्त बनाया। आई वॉज सेंट्रल RTI कमिश्नर, जिसके अंदर बड़ा अच्छा काम किया मैंने मेरे 3 साल के कार्यकाल में 14,400 अपील मैंने डिस्पोज की। जो 20 साल का जो कार्यकाल है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल RTI कमीशन का, उसमें एक रिकॉर्ड है ये। और वहां पे भी मैंने बड़ा अच्छा, मतलब देखिए, मैं सावरकर जी के नेशन फर्स्ट को फॉलो करता हूं, उसमें बड़ी ताकत है। जो मेरे पास इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है, तो मैं बहुत स्ट्रांग ऑर्डर्स निकालने लगा इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट। आई वॉज वेरी प्रो एपेलेंट उसके अंदर। जो एपेलेंट फ्रॉड लगता था तो ही मैं उसको वो करता था, बाकी अदरवाइज आई हैज टू बी प्रो एपेलेंट। तो मुझे एक अधिकारी, बहुत बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस की, उसके अधिकारी मिलने आई मुझे, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो मैंने कहा, आप सर आप बहुत कठोर हो। मैंने कहा, मैं पत्रकार हूं। मैंने कहा, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है इंश्योरेंस सेक्टर का कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो पॉलिसी बनती है वो इस बेस पे बनती है कि पैसे कैसे कम देना या तो नहीं देना। मैंने कहा, भारत गरीब देश है आज भी। भारत में मेरा रेडी वाला है, कुछ अपने खर्चे बंद करके बेचारा वो पॉलिसी लेता है कि भाई मैं खराब समय में मुझे 20-25 लाख रुपए मिल जाएंगे। जब लेने जाता है
जब पक जाती है पॉलिसी तो उसको 20 लाख ही मिलते हैं, 25 की जगह भाई आप 20 की जगह 15 लाख ही मिलते हैं। आप पॉलिसी के पीछे इतने सारे वो होते हैं कंडीशंस, क्या पॉसिबल है पढ़ना कोई के लिए, खास करके जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, इतनी सारी कंडीशंस होती है उसके अंदर। तो मैंने कहा आपका जो अच्छा, फिर मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में चेक भी किया, मेरे एक दोस्त है जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर चुके हैं, बोले आपको बिल्कुल बात सही है, इनका पूरा फॉर्मेशन ही इस टाइप का है। क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि मेरा देश का नागरिक है, उसको मैं न्याय दूं, ये होना चाहिए ना नेशन फर्स्ट के आधार पे। एब्सोल्युटली। आप फॉर्म ऐसे कर रहे हो, उसका फॉर्मुलेशन इस टाइप का है कि कैसे हम कम दें या ना दें, समझा? तो ये मैंने बहुत अच्छा काम किया वहां पे। आप देखिए कि मैंने करीबन 14,000 में से 14,400 में से 2,000 केस ऐसे थे जो बहुत कम लोग कर पाते एपेलेंट्स के फेवर में। मैं ये देखता था कि वो पत्रकार था, मैं चेक करता था कि ये आदमी सही या गलत है। तो मैं जो एक्सपीरियंस है इट यूज टू कन्विंस में कि बात सही बोल रहा है। तो फिर कई बार जो नहीं मांगता था डॉक्यूमेंट, वो भी उसको दे देता था। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो मेरे कोर्ट में से रो के बाहर निकले कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको ये आज के आज मिल जाएगा। अच्छा, मेरे जो लॉ ऑफिसर होते थे जो एडवाइस करते हैं, है ना, वो मुझे कहते थे कि साहब इसमें सरकार चली जाएगी कोर्ट के अंदर। मैं कहा जान दो, तुमको लगता है ये आदमी सही है? बोले साहब आदमी बिल्कुल सही है। मैं टेक्निकल के आधार पे मैं रोकूंगा नहीं, मैं मुझे इसको आज न्याय देना है। ये आदमी बेचारा धक्के खा के ठग गया है ऑफिसरों के, आज इसको मुझे मुक्त करना है इसमें से। ये मेरी भावना थी, बिकॉज आई बिलीव्ड इन नेशन फर्स्ट ऑफ सावरकर। बट डू यू थिंक ब्यूरोक्रेसी इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज ऑल्सो? नेशन फर्स्ट के आइडिया में आपको क्या लगता है, ब्यूरोक्रेसी भी देश की ग्रोथ के लिए एक चैलेंज है अभी जो रूपरेखा है ब्यूरोक्रेसी की? देखिए ब्यूरोक्रेसी में जो अच्छा, देखो ब्यूरोक्रेसी को आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कर सकते, अच्छे लोग भी हैं गलत भी हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। श्री मोदी ने अपने एक कर्रा कदम का उपयोग करके, टफनेस का, उन्होंने काम करवाया, अच्छे लोगों को ढूंढा। श्री मोदी के आने के बाद में ट्रांसफर पोस्टिंग राज बंद हुआ, दिल्ली में तो चल ही रहा था। हाँ, मतलब आप बड़ी जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते थे मोदी जी के आने के पहले, उनका पोस्टिंग मिनिस्टर को पूछे बगैर थोड़ी होता था। मिनिस्टर देखता था ये मेरा काम करेगा नहीं करेगा, फिर ही उसको पोस्ट करने का। मोदी जी आए, उन्होंने बोले ऐसा स्टार्ट किया कि एक उड़ीसा के अंदर कोई अफसर बैठा हुआ है, उसको फोन आया पीओ में से या डीओपीटी में से कि भाई तुम्हारी पोस्टिंग हम यहाँ कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल अचंभे में पड़ जाता था कि साला मेरा पोस्टिंग इतनी बड़ी जगह कैसे हो रहा है, बिकॉज ही वॉज एक्टिंग विद नेशन फर्स्ट विजन। तो मोदी जी ने इस पर काफ़ी कंट्रोल किया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो एक कारण रहा ही है ना। देश जो पोटेंशियल एक्सप्लोइट नहीं कर पाया अपना, उसमें ब्यूरोक्रेसी का तो बड़ा रोल है ना, है ही, बिल्कुल है। दैट मीन्स सेड, आपकी किताब में ना, मैंने थ्रू आउट जितना मैंने किताब ख़त्म की, मुझे कॉन्ट्राडिक्शंस बड़ा क्लियर विविड लगा, और अलग अलग मुद्दों में एक प्रेवलेंट नैरेटिव है और एक अंडरलाइंग नैरेटिव है, एक ओपिनियन है, एक काउंटर ओपिनियन है, वो आपने अपने एसेज के अंदर बहुत अच्छे से डील किया है। जी, थैंक यू। किताब की शुरुआत होती है अम्बेडकराइट्स और संघ को डिस्कस करते वक्त। क्या इनके बीच में जो क्या कोई सिमिलैरिटीज़ रही हैं, कोई डिफरेंसेस रहे हैं? एंड अम्बेडकर एज अ ग्रेट मैन, इज इट अ रीसेंट कॉन्स्ट्रक्ट, या फिर क्योंकि आपने किताब के अंदर शुरुआत के अंदर ही कहा कि एक समय था कि मतलब नेहरूवियनिज्म यही अच्छे से, मतलब वो जो वर्ल्ड व्यू था वो वहीं पर ही सीमित था भारत का, और ऑफ लेट आप अम्बेडकराइट्स भी देखते हैं, और अम्बेडकराइट्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे राइज हो रहे हैं जो शायद फंडामेंटली बड़ा समझते ना हो कि अम्बेडकर के क्या थॉट प्रोसेस है। लेट्स गो इनटू इट। देखिए, हिंदू कोड बिल जो था जी, उस पे डॉक्टर अंबेडकर और आरएसएस सामने सामने थे, दे वर अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। लेकिन कई ऐसे इश्यूज हैं जहां पे उनके सिमिलर व्यूज थे, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 370, तो आर्टिकल 370 पे जब नेहरू ने कहा शेख अब्दुल्ला को कि आप जाके
अम्बेडकर जी से मिली लॉ मिनिस्टर से, वो कन्विंस नहीं है। तो अम्बेडकर ने क्या जवाब दिया? अम्बेडकर ने ये कहा कि देखो शेख अब्दुल्ला, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉर्डर की रक्षा हम करें, तुम्हें सब्सिडाइज्ड फूड दें, है ना, उसके बाद में हम वहां नहीं आ सकते, इस टाइप का शर्त रखना चाहते हो, तो आई कैन नॉट एग्री, आई कैन नॉट कमिट सच ट्रीचरी विथ माई मदरलैंड। ये उनके शब्द थे। ठीक है। फिर जब पंचायत लेवल पे इलेक्शन की बात हुई, उसका विरोध गुरु गोलवलकर ने किया और अम्बेडकर ने भी किया कि पंचायत लेवल पे अगर इलेक्शन होगा तो जो सोशल हमारे जो ताने बाने हैं वो टूट जाएंगे, एक हेट्रेड का एटमॉस्फेयर गांव तक पहुंच जाएगा। समझा? दूसरा, मुसलमानों को लेके तो बड़ा वेल नोन है, उनकी जो 2 किताबें हैं, माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान एंड पार्टीशन एंड पाकिस्तान, इन दोनों के अंदर तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने तो इस्लाम को ही क्रिटिसाइज किया ना, मतलब कुछ व्यूज तो ऐसे कि मैं उससे एग्रीमेंट में नहीं हूं। उन्हें कहा है कि कोई भी मुसलमान जो है वो भारत को वफादार रह ही नहीं सकता, क्योंकि उनका धर्म ये सिखाता है। ऐसा व्यू जो है वो आरएसएस और सावरकर ने भी एक्सप्रेस नहीं किया है ऐसे क्लीन शब्दों में। समझा? तो कास्ट ऑल्सो फॉर दैट मैटर, जी, जाति कास्ट के बारे में डिस्कशन, वो अंबेडकर जी वाज फेयरली सरप्राइज जब उन्होंने देखा कि संघ की शाखा, हाँ, जब वो गए उसमें इसकी शाखा में आरएसएस की, तो उन्होंने पाया कि कोई एक दूसरे की कास्ट ही नहीं जानता था और बैन है उस पर कास्ट पूछने पे, उससे बड़े प्रभावित वो हुए थे। आप समझे? तो अंबेडकर को भी अपन कैसे देखते हैं, उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए। हाँ, कास्ट हिंदुत्व के सामने प्रेरित होकर काफी कुछ बोला उन्होंने, है ना, वो भी ठीक नहीं था। समझे ना? सभी कास्ट हिंदुत्व खराब नहीं होते, है ना। दूसरा कि अंबेडकर को सरने भी उनके टीचर ने दिया था जो अपर कास्ट था। बट वाज अंबेडकर अगेंस्ट आरएसएस, और या फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है उसके अंदर। दूसरा, लास्ट में तो आरएसएस दोनों एक ही हो गए थे ना। समझो आप, उनका जो लास्ट भंडारा का इलेक्शन हुआ, देखिए, व्हेन ही चोज टू बिकम अ बुद्धिस्ट, वही आरएसएस के वो फेवरेट बन गए एकदम। डर ये था कहीं वो इस्लाम स्वीकार न ले, कि क्रिश्चियन न बन जाए। सिख होने से या बुद्धिस्ट होने से या जैन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं था आरएसएस को। सावरकर का जो पूरा डेफिनेशन है हिंदुत्व का, वो क्या है कि जिन धर्मों का जन्म भारत में हुआ है, दे आर पार्ट ऑफ हिंदू पैंथियन। आप समझे कि नहीं? जी जी। तो जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा तो वो आरएसएस के हीरो बन गए। और भंडारा के इलेक्शन में उनके 2 या 3 जो मेन कैंपेनर थे इलेक्शन के अंदर, हार गए थे वो इलेक्शन। वो उसमें एक कौन थे? दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो स्वदेशी के आइकॉन है आरएसएस के, बहुत बड़े नेता। वो उनके ही वाज वन ऑफ दिस कैंपेनर्स, चीफ कैंपेनर्स। And why is सावरकर even today, क्योंकि आपने किताब भी लिखी है सावरकर जी पे, तो उसको लेके इतना क्यों डिबेट डिवीजन चल रहा है? देखो, ऐसा है कि देखिए, इज इट मेयरली पॉलिटिकल, और सावरकर इज द फादर ऑफ हिंदुत्व एंड इंटेलेक्चुअल हिंदुत्व। मैंने, हमारी जो किताब है मेरी, वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, रिटन बाय मी एंड माय को-ऑथर चिरायु पंडित, ये बात को साबित कर देती है कि वीर सावरकर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। आप समझे? जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी उस टाइम पे, सब सही पड़ा। मॉडर्न भारत के, मॉडर्न डेमोक्रेटिक भारत के, या डेमोक्रेटिक भारत के, मॉडर्न डेमोक्रेटिक भारत के, मतलब पोस्ट कॉलोनियलिज्म वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके वो देखिए, आसाम, चाइना, पाकिस्तान, इन सबकी उन्होंने भविष्यवाणी कर ही दी थी। मतलब ही मतलब वो तो नोस्ट्राडेमस जैसा था उनका काम। जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, उनका काम नोस्ट्राडेमस जैसा था। समझा? तो देखिए, कम्युनिस्ट जो हैं और जो पैन इस्लामिस्ट हैं, ये इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनका जो प्लानिंग होता है वो
100 साल का, 200 साल का, 500 साल का प्लानिंग होता है, इतना सोचते हैं ये लोग। तो इन्होंने पहचान लिया था कि वीर सावरकर अगर छा गया देश के ऊपर, उसके विचार छा गए, तो वो तो फिर बाद में तो हमको हमारी दुकान बंद करनी पड़ेगी आगे जाके। पर एक विचार सर इसमें अंदर ये भी आता है कि जैसे भारत का जो इतिहास लिखा हुआ है ना, वो पढ़ाया इस तरह से जाता है, उसे समझा इस तरह से जाता है कि देयर वाज जस्ट वन इन्वेजन देन अनदर इन्वेजन। उसके अंदर कन्वीनियंटली थॉट प्रोसेस इस तरह से बना दिया गया है कि जो हिंदू रेजिस्टेंस थी या हिंदू थॉट लीडर्स थे या धर्म के जो पुरोधा थे या धर्म की रक्षा करने के लिए जिन्होंने तलवारें उठाई, उनके बारे में लिखा कम गया है। और उसकी तो नींव तो उसकी तो अबुल कलाम आज़ाद ने नींव डाली थी ना। जी जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि सिर्फ ये बात करना कि मतलब सावरकर जी वाज नॉट अ कंस्ट्रक्ट ऑन हिज ओन, आई बिलीव, एंड दिस इज आल्सो माय क्वेश्चन टू यू। मेरा विचार ये है कि सावरकर जी वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ लीडर्स, थॉट लीडर्स, वॉरियर्स, मार्शल्स, जो उसी थॉट प्रोसेस से चल रहे थे कि इस देश के अंदर बहुसंख्यक या इस देश को हिंदू धर्म, इसको हिंदू ही रहना है और हिंदू धर्म ही यहाँ पे प्रेवलेंट और प्रोमिनेंट होना चाहिए। उसके उस कड़ी के अंदर एक बड़े नेता थे जिन्होंने फ्यूचर डायरेक्शन को देने में वीर सावरकर की जो लड़ाई थी जी, वो समान अधिकार की लड़ाई थी। कल्चरली भारत एक रहे, ये उनका कहना था। कल्चरली भारत एक रहे। आरएसएस और जो सावरकर नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, कोई कन्वर्ट करने को नहीं बोल रहे, जो नॉन हिंदूज है उनको वो इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। जो लड़ाई थी उनकी वो मुस्लिम अपीसमेंट के अगेंस्ट की लड़ाई थी। तो सावरकर का थॉट, अगर देखो, सावरकर इज द बिगेस्ट सिंबल ऑफ इंडियाज इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। नहीं, बट यू मेड अ मेंशन ऑफ मुस्लिम अपीसमेंट। जब वीर सावरकर जी अपने की प्रोमिनेंट अपने काम कर रहे थे, उस टाइम पे मुस्लिम अपीसमेंट was not perhaps the politics of the day। उस वक्त तो डोमिनेंट ही मुस्लिम पॉलिटिक्स थी या फिर क्रिश्चियन पॉलिटिक्स थी। नहीं, मुस्लिम अपीसमेंट हैपेंड लेटर। अबुल कलाम आजाद अपीसमेंट तो फिर कांग्रेस से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था ना, अपने ब्रिटिशरों ने। देख, एक तो है मुस्लिम कट्टरवाद जी, सेपरेटिज्म जी, और दूसरा है उसको पोषने वाले ब्रिटिश। ये तो था ही, कॉम्बिनेशन था ही ना उस टाइम पे भी। कांग्रेस ने आगे बढ़ाया उसको पावर में आने के बाद। तो वाज सावरकर ट्राइंग टू एंश्योर कि ये देश लार्जली हिंदू रहे, और वाज ही ट्राइंग टू एंश्योर कि हिंदू मुसलमान चाहे कुछ भी हो, इस देश के अंदर इक्वल राइट्स सबको मिलने चाहिए? नहीं, मेरी बात, इक्वल राइट्स तो थे, मैंने कही दिया ना आपको। मैंने आपको हिंदू मैनिफेस्टो बता दिया उनका। मतलब बेसिकली ही वाज फाइटिंग मुस्लिम अपीसमेंट एंड मुस्लिम कट्टरवाद। हाँ। अब आपका जो मूल प्रश्न का जवाब दूंगा मैं कि उनका विरोध क्यों होता है। विरोध इसके लिए होता है कि ही इज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ इंडियाज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इन पार्टी को ऐसा लगता है, जो पार्टी विभाजित भारत पे जिनका सर्वाइवल है, विभाजित मतलब कास्ट के आधार पे विभाजित, समझे ना आप, उनको ये लगता है कि अगर इसकी आइडियोलॉजी फैल गई लोगों के बीच में, तो हमें तो यहाँ से जाना पड़ेगा, हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। वो कम्युनिस्ट हो, वो ऐसी पार्टीज हो जो मुस्लिम एपिसमेंट पे सर्वाइव करती हैं, वो पैन इस्लामिस्ट हो, पैन क्रिश्चियन हो, सबको लगता, डर लगता है सावरकर से। दैट इज द रीजन व्हाई दे विलीफाई सावरकर। एंड दैट वेंट ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस आल्सो। नहीं, ज्यादा बड़ा अभी बड़ा, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इतना नहीं था भाई। पहले तो विलीफाई किया नेहरू ने, उनको गलत तरीके से गांधी मर्डर में फंसा के, है ना। बाद में तो इंदिरा गांधी ने तो इंदिरा गांधी तो उनके बारे में अच्छा भी बोला हुआ है। सो यू से इट्स अ रीसेंट कॉन्सेप्ट। इट्स अ रीसेंट कॉन्सेप्ट। इज इट बिकॉज के अब लोग उनके विचारों को अच्छे से जानने लगे? और ऐसा है कि राजीव गांधी के जाने के बाद जी, ये जो पार्टी है कांग्रेस, वो और इट बिकेम मोर एंड मोर प्रो मुस्लिम। राजीव गांधी तक थोड़ा कंट्रोल था, हालांकि राजीव गांधी इज नॉट अबव दिस चार्ज। शाहबानो केस में जो उन्होंने किया वो तो गलत ही किया। हाँ, लेकिन वो एक बैलेंस था उनके पास। उसके बाद में तो क्या कि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैव टेकन ओवर द पार्टी, ऐसी परिस्थिति है ना अभी। तो जो डिमांड्स आती है मुस्लिम कांग्रेस की आजकल, जो पॉलिसीज हैं कर्नाटक में, आप देखो तो दे आर ड्रिवन बाय। इज इट बिकॉज ऑफ उनका बेस ही खत्म हो गया ना। जो लॉस्ट हिंदूज का वो लूज कर गए। देखो, जहां भी वो जीत रहे हैं वो बीजेपी की मिस्टेक से जीत रहे हैं। 99 सीट जो आई है अगर दिल्ली में 2024, वो बीजेपी गलती है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है।
बीजेपी से लोग नाराज थे, समझे आप, कई जगह पे, इसके लिए इतनी सारी सीट आई, इतनी भी नहीं आती। पर क्या इसके पीछे अहम कारण क्या है? सोनिया गांधी जी इसका अहम कारण है? नहीं, जो भी होगा, मतलब हाँ, क्योंकि राजीव गांधी जी के जाने के बाद सोनिया गांधी जी ने बागडोर संभाली। हाँ, तो मैं मानता हूँ सोनिया गांधी जी के आने के बाद में कट्टरवाद बढ़ा है पार्टी का, बड़ा है। हाँ, पार्टी का कट्टरवाद बढ़ा है, कम्युनिस्ट लोगों की पकड़ उसमें बढ़ी है। आप देखो ना, जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी वीपीए के अंदर, उसमें कौन था? तीसरा सेटलवाड थी, सब लेफ्टिस्ट भरे हुए थे उसके अंदर, क्योंकि आपने वो दौर इतने क्लोजली देखा। मैं तो पत्रकार था ना वहां पे। तो व्हाट इज योर इंप्रेशन, ये हो क्यों रहा था? वाज इट अ ग्लोबल कंसेंसस व्हिच वाज वर्किंग टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि इंडिया पिछड़ा रहे या इंडिया की ग्रोथ इतनी ज्यादा ना हो? नहीं, ग्लोबल कंसेंसस ऑन पुटिंग डाउन मोदी। ओके, गुजरात एपिसोड की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इंश्योर के मोदी जी। हाँ, मतलब ये जो हिंदुत्व का ये जो पूरा उछाल हुआ है, ये कहीं पूरे देश में ना फैल जाए। ओके, ये मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ मुसलमान जो मर गए रिएक्शन में वो अच्छा हुआ, ऐसा नहीं बोलता मैं। पॉइंट ये था, हाँ, मतलब उसमें तो कई इनोसेंट मुसलमान मरे ना उसके अंदर, समझे आप। पर वो गुस्सा था हिंदू प्रजा का बहुत, जिस तरीके से 59 लोगों को मार दिया गोधरा में। और नहीं, और दूसरी बात तो ये भी है, अहमदाबाद और गुजरात की अगर बात करते हैं तो उस दौरान या उससे पहले 15-20 साल का इतिहास देखें तो बैक टू बैक बड़ी सारी राइटिंग भी होती थी, दैट प्लेस वाज पॉपुलर और इनफेमस। बहुत कांग्रेस के टाइम पे हुई है खूब सारी, कांग्रेस के टाइम पे खूब सारी हुई है। सर, एक और आपने ना, बिकॉज आपने अपनी भी कास्ट के बारे में बताया एंड आपने बताया कि कई सारे राजपूत कास्ट हैं, would you be open to discussing the largely an idea of Rajputization of Indian castes? Do you think कि एक शायद हिस्टोरिकली रहा हो, पिछले 1000 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट हुआ हो कि एक होड़ है जातियों को अपने आप को राजपूत कहलाने की? क्योंकि जब आप राजपूत कास्ट को एक मोनोलिथ की तरह पढ़ते हैं, आप एक बड़े कॉम्पोजिशन की तरह पढ़ते हैं, तो आप उनको राजपूत की तरह रेफर करते हैं। But when you go within them, they have their own rifts. Okay, there are Rathors, there are other families, there are Solankis, Chandravanshi, Agnivanshi, Suryavanshi, and उनके अंदर भी एक बैटलिंग चल रही है। बट आप जैसे ही राजस्थान से निकलते हैं, आप उत्तर प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, आप हरियाणा पंजाब के अंदर जाते हैं, तो देयर इज दिस, everybody seems for the longest time to find an association कि ओ वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस क्लैन, ओ वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस क्लैन। हाँ, ये तो नेचुरल है ना। टेल मोर। हाँ, क्योंकि आपने वो उस चैप्टर के अंदर इट्स ए नेचुरल थिंग ना, जिसमें से हीरोज पैदा हों, हम उनसे एसोसिएट हों, कॉमन मैन, तो एक नेचुरल वो है, इंस्टिंक्ट है। क्या बुरा है उसके अंदर? ठीक है। अगर कोई ये आदमी बोलता है कि मैं शिवाजी की कास्ट का हूँ एंड इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक शिवाजी, तो उसमें गलत क्या है? सर, एक आपने ना अशोक सिंघल जी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था जो आपने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है। यू हैव कॉल्ड हिम द लास्ट हिंदू वॉरियर एंड यू ऑल्सो से कि सिंघल साहब ही वाज ऑल्सो इन डिमीनर, इन हिज पर्सनल इंटरेक्शंस नॉट वॉरियर लाइक एट ऑल। तो व्हाई डू यू कॉल हिम द लास्ट हिंदू वॉरियर? ये तो एक मेरे को जिस दिन उनकी डेथ हुई जी, उनके आई फाइल्ड पास्ट हिज बॉडी इन झंडे वाला, उसके 3 घंटे के अंदर ये आर्टिकल लिखा है। इट वॉज इमोशनली ड्रिवन। आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। और मेरा डिस्पैशनेट है काफ़ी। मैंने ये कहा है कि जब कोई चीज़ की अति हो जाती है तो भगवान जो है वो बैलेंस करने के लिए कोई को भेजता है। हाँ, जब मीनाक्षीपुरम में दलित हिंदू का कन्वर्जन हुआ जी, उसके बाद में उनको भेजा गया वहां पे, समझे ना आप जी। और जो अति हो गई थी मुस्लिम तुष्टिकरण की जी, इस्लामाइजेशन की, उसके सामने सिंगल वॉज सेंड बाय गॉड टू बैलेंस थिंग्स। ये मेरा उसमें एक आप समझे जी। तो अशोक सिंघल बड़े ही दिलचस्प व्यक्ति थे। बिल्कुल संत जैसे थे अकेले में, लेकिन अपने विचारों में वो वॉरियर थे। उनका जो एक्सटीरियर था वो कहीं से भी दिखाता नहीं था कि वो वॉरियर है।
लेकिन काम उन्होंने वॉरियर का किया। मेंटल फोर्टिट्यूड। हाँ बिल्कुल, वो अच्छे घर के थे एकदम। ही वॉज फ्रॉम वेरी रिच फैमिली ऑफ इलाहाबाद। हिज हाउस बंगलो वॉज ओनली few paces away from आनंद भवन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू। बड़े घर के थे वो। जब अपनी माँ को उन्होंने कहा, उसमें लिखा है मैंने, जब अपनी माँ को उन्होंने कहा कि मैं प्रचारक बनने जा रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा, तो माँ बहुत रोई। बड़ी मुश्किल से माँ को उन्होंने समझाया। बड़ा इमोशनल पूरा उसका वो है, समझा आप। और he was a man of no compromise on it. What do you think drives a man like this in that direction? नहीं, एक आरएसएस का ट्रेनिंग है इस टाइप का। आरएसएस का भी ट्रेनिंग है नेशन फर्स्ट का। आरएसएस के अंदर भी ये दिखाया जाता है कि ये तो देश सर्वोपरि है। हाँ नहीं, ये मैं संघ और संगठन का तौर तरीका और उसकी जो ट्रेनिंग है वो मैं समझता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति इतने बढ़िया परिवार से, समृद्ध परिवार से निकलकर ये फैसला करता है कि मेरे को अपना जीवन भारत माँ के लिए समर्पित करना है, तो उसकी प्रेरणा क्या होती है? वीव हैड ग्रेट पीपल। देखो, प्रेरणा तो महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, हमारे संत हो गए बड़े बड़े। हमारे तो संत की बहुत बड़ी परंपरा है जी। ये सब प्रेरणा रूप है जी। और लास्ट में डॉक्टर हेडगेवार जी। गुरु गोलवलकर। गुरु गोलवलकर ने क्या कहा कि विल में क्या लिखा था कि याद रहे, द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर वर्शिप शुड बी द नेशन। और मेरा एक भी स्टैच्यू भारत में होना नहीं चाहिए। एक भी स्टैच्यू गोलवलकर का नहीं है पूरे इंडिया के अंदर। ये तो लॉफ्टीनेस ऑफ आइडियल्स है ना, थॉट्स। बट डू यू थिंक आज के समय में when there is a rise of capitalism, materialism, those old ideas, time tested ideas of course, simple living, high thinking वाले, क्या उसमें एक बहुत स्टीप डिक्लाइन आया है या अभी भी उसको समेट के संजो के उसका झंडा बना के लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो एक ग्लैमर और रेजर डेजल का जो दौर आया है, उससे इस टाइप के लोग भी थोड़े बहुत प्रभावित हुए हैं, इससे कोई ना नहीं कह सकता। लेकिन लार्जली रखा है इंटैक्ट, उन्होंने लार्जली इंटैक्ट रखा है। एक और, क्योंकि इसमें उनका एक ट्रेनिंग के साथ में है ना पूरा, रोज सुबह शाखा में जाना, वो ट्रेनिंग के साथ। पर संघ के अलावा भी मेरे ख्याल से कई ऐसी बॉडीज हैं भारत के अंदर, वो गुरु शिष्य परंपरा पर कई सारे ऐसे संगठन, लाखों संगठन है जो चल रहे हैं। मेरे ख्याल से किताब का जो पहला चैप्टर है वही एक ऐसी परंपरा पर। वो तो बहुत बड़े संत है, तो बहुत बड़े संत। वो अगर संत होते हमारे देश के, हमारी कई समस्याएं ना होती। ही वॉज ए कॉन्टेम्पररी ऑफ विवेकानंद एंड श्री अरविंदो, मोर श्री अरविंदो। अगर स्वामी प्राणानंद का ये था कि वो इंग्लिश पढ़े नहीं थे। आप प्राणानंद की बात करें, जी, जिन्होंने भारत सेवा आश्रम की स्थापना की, बंगाली संत। जी। उनको इंग्लिश नहीं आती थी, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके दादा गुरु के गुरु भाई थे। हाँ जी। जो गंभीरनाथ जी हो गए बहुत बड़े संत। गंभीरनाथ जी बहुत बड़े संत हो गए देश के। इसके जो पीठाधीश थे गोरक्ष पीठ के, समझे ना। 1917 में वो शांत हुए, समाधि ली उन्होंने। उन्होंने दीक्षा दी थी दिग्विजयनाथ जी को, माननीय योगी जी के अब क्या बोलते हैं दादा गुरु को, और इनको प्राणानंद जी को, दोनों को दीक्षा उन्होंने दी थी, समझा। तो प्राणानंद जी का बड़ा मतलब मुझे बहुत ही उनके लिए सम्मान है मन में। मतलब मैं जो 4 संतों का नाम लेता हूँ रोज मेरे प्रार्थना में, पहला नाम उनका लेता हूँ। वो कहते थे एक हाथ में भक्ति होनी चाहिए, दूसरे हाथ में शक्ति। भक्ति और शक्ति, अगर भक्ति बिगड़ के शक्ति है तो आप राक्षस बन सकते हो, वाइस वर्सा आप राक्षस से बच नहीं सकते। अगर आपके पास भक्ति और शक्ति नहीं है तो आप राक्षस से नहीं बच सकते। बड़ा सिंपल उनका था, जो उनका पूरा टीचिंग था बड़ा सिंपल था। और दूसरा उनका ब्रह्मचर्य में बहुत उनका भार था।
उन्होंने कहा ये जो आपको बायोलॉजिकल ये जो एक इंस्ट्रूमेंट दिया है वो बच्चे पैदा करने के लिए दिया है, उसको प्लेजर के रूप में आपको उसको, बड़ा को कठोर था उनका, समझे ना आप। लेकिन वो बहुत बड़े संत थे। स्वामी पाणिवानंद जी अगर भारत के राष्ट्रीय संत होते तो भारत कई जो समस्याएं हैं कल्चर को लेके उससे मुक्त होता। अब वो कितने बड़े संत थे वो। उस टाइम पे उन्हें गांधी जी के जो ये है मुस्लिम तुष्टिकरण का, कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टिकरण का, उस टाइम पे उन्होंने कंडेम किया था। अच्छा, वो जेल में भी गए थे क्रांतिकारियों के लिए उस जमाने में। एक और आपने विचार इसमें लिखा है कि मैनी इन द संघ परिवार बिलीव LK Advani not becoming the prime minister was natural justice to the veteran leader. This is because despite being the biggest beneficiary of the Ram Janmabhoomi movement, he tried to break it after coming to power while looking for a secular image. मैं चाहूँगा सर इस पे आप। मैं बिल्कुल भी मानता हूँ इस बात को। भाई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था राम जन्मभूमि का? वाजपेयी नहीं थे। वाजपेयी ने नहीं बुनाया उसको, बुनाया किसने? देखे भी अडवाणी जी थे। अडवाणी जी ने। मैं तो था ना जब ये यात्रा निकली सोमनाथ से, मैं था वहां पे जी। 25 सितंबर 1990 को जब ये यात्रा निकली सोमनाथ से, आई वॉज देयर, समझे ना। तो जब उन्होंने, जब इसमें एक रामचंद्र परमहंस थे, बहुत बड़े संत, अयोध्या मूवमेंट के पुराने संत जी, मतलब 62 जो मेन लड़ने वाले, समझे ना आप, वो तो इसी दुख में खत्म हो गए ना। जब उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया वहां पे, तो अडवाणी जी के कहने से रेलगाड़ियां रोकी गई, उनको जाने नहीं दिया। मैं तो मानता हूं उनका ही श्राप लग गया रामचंद्र परमहंस का। बहुत उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा पाप है। एक और आपने ना मेंशन किया, देखिए कुदरत जो है जी, प्रकृति है, वो उसका एक तरीका होता है, आपको समझ जाना पड़ेगा। सेल्फ करेक्शन। हाँ बिल्कुल। अगर आपने ऐसी बड़ी गलती की कि राम का नाम भुना के आप पावर में आ गए, तो बाद में वो राम को भूलने का प्रयत्न कर रहे हो, समझे ना आप, तो वो तो आपको उसको झेलना पड़ेगा। मतलब वो तो कर्म फल है, बच नहीं सकता कोई उससे। एक और किस्सा आपने अपनी ही एक ऐसे में लिखा सर कि मुस्लिम लीडर्स चाह रहे थे कि हिंदुओं को कई ऐसी जगहें जो मदरसे होंगे या फिर मस्जिदें रही होंगी, उसकी एक लंबी लिस्ट थी। एक सिलेक्ट ग्रुप था या कुछ मुस्लिम लीडर्स थे जो चाह रहे थे कि वो हिंदुओं को वापस मिल जाए आज़ादी के बाद। ये क्या किस्सा है? हाँ, ये ऐसा है। इसका देखो, इसको ज़्यादा आधार नहीं मेरे पास में, लेकिन मैं पुराने लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ बहुत जी। तो मुझे ये ख्याल है कि देखिए ऐसा हुआ कि देखिए जो 1945 का इलेक्शन है जी, उसकी वोटिंग पैटर्न क्या थी? वोटिंग कम हुआ था। हिंदुओं ने वोटिंग किया था 25%, मुसलमानों ने किया था 20%। ठीक है, 20% में से 87%, 87%, करीब 87% ने वोट किया था मुस्लिम लीग के लिए। मतलब वो चाह रहे थे पाकिस्तान। आप समझे जी। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर 100% वोट करते तो भी ये रेशियो 87% रहता, परसेंटेज कम होता, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमान चाह रहे थे पाकिस्तान, इससे सिद्ध हो जाता है। ठीक है जी। तो जब विभाजन हुआ भारत का और मुसलमान यहाँ रह गए, इसका डिस्क्रिप्शन अबुल कलाम आज़ाद में दिया हुआ है। जब मिलने आए लोग मुझे विभाजन के दूसरे तीसरे दिन, तो बिल्कुल मुसलमान बिल्कुल वो खत्म हो गए थे, मतलब मेंटली, कि हमारा क्या होगा। आप समझे? तो मुसलमान उस टाइम पे डरा हुआ था। इसके लिए इन्होंने ये, मतलब अगर हम मांगते, जितना भी मांगते वो दे देते उस टाइम पे यहां रहने के लिए। उनको मालूम था कि हमारे वजह से पाकिस्तान हुआ है। आप समझे? तो सबको मालूम था ये। आपको मालूम है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान का, वो जो 1945 इलेक्शन में दे हैड वोटेड फॉर कांग्रेस। और फिर बादशाह खान ने कहा, फ्रंटियर गांधी जिसको बोलते हैं, उन्होंने कहा कि नेहरू और
गांधी और नेहरू ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब बीच में पंजाब आने के बाद में पाकिस्तान पंजाब, अब हम वी कैन नॉट ज्वाइन इंडिया, अब हमें पाकिस्तान के साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन वी वर फॉर यूनाइटेड इंडिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पाकिस्तान बना है इट इज बिकॉज ऑफ द कॉल ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, खास करके यूपी और बिहार के मुस्लिम। आप समझे? समझा। तो वो इतने डरे हुए थे जब पार्टीशन हुआ जी कि वो सब प्लेसेस वापस देने को तैयार थे उस टाइम पे। समझा आप? अपन जो मांगते हिंदू मांगते हो मिल जाता उनको। यही थॉट में मैं आगे लेकर जाऊंगा कि सिंस 1947 रेडिकल इस्लाम या वहाबिज्म आपकी किताब के अंदर भी आता है कि सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये रेडिकलाइजेशन बढ़ना, क्या ये एक स्लोली किया हुआ काम है, या डू यू सी के सम सर्टेन अपटिक? नहीं स्लोली कांग्रेस की मदद से ना। कांग्रेस की भाई देखिए, अबुल कलाम आजाद वहाँ भी थे, देवबंद वाले जो थे अरशद मदनी के पिताजी हुसैन अहमद मदनी, ये भी देवबंद, ये भी वही थे वहाँ भी। समझे ना आप? कौन थे एक बार आप बिफोर क्योंकि अगला जो ये पूरा सेक्शन होने वाला है हमारी कॉन्वर्सेशन का वो वहाबी तो आपको समझना पड़ेगा हु इज वहाबी जी। एंड हु इज सूफी, ये को समझना पड़ेगा आपको, है ना। वहाबी वो व्यक्ति है जो ये कहता है कि दरगाह पे पूजा करना ये एंटी इस्लाम है। अ मुस्लिम बिलीवर शुड हैव डायरेक्ट डायलिंग विद अल्लाह, ही इज अ वहाबी। और जो ये कहता है कि जो मुस्लिम सन दफन है दरगाह के अंदर, उसकी दुआ की मदद बिगर हमारी, उसकी रूह की मदद लिए बिगर हमारी दुआ अल्लाह तक नहीं पहुंच सकती, दे आर सूफीज और बरेलवीज। समझे ना आप? तो वहां भी में कौन कौन है? देवबंद की मिशनरी विंग तबलीग जमात, और एक अहले हदीस नाम की एक तंजीम है, छोटी सी तंजीम है, लेकिन लश्कर तोयबा जो है पाकिस्तान में इट फॉलोज अहले हदीस। असर मसूद अजहर जो है ही इज ए देवबंदी, और वो जो है मुरुद के वाला क्या नाम उसका? जैश नहीं जैश तो यह हो गया ना, जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर वाला, और वो जो है अपने मुरिद के वाला जो लश्कर तोयबा वाला जो है, ठीक है, वो अहले हदीस फॉलो करता है। समझे आप? तो और बरेलवी वाले ये बोलते हैं कि भाई दरगाह पे पूजा करे बिगर हमारी दुआ अल्लाह तक नहीं पहुंच सकती। ये दो भाग हो गए। जी तो अहले हदीस जो भी फॉलो करें वो भी, उसकी भी शुरुआत देवबंदी मूवमेंट से ही हुई है, और वहां नहीं वो अलग था। उन दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस है, लेकिन इस मुद्दे पे एक है वो। बट एसेंशियली फॉलोइंग अंडर द लार्जर अम्ब्रेला एक अब्दुल नजीर था वहाबिज्म। 1969-1957 के जो म्यूटिनी हुई उसमें भाग लिया था उसने, अब्दुल नजीर। ही इज द फाउंडर ऑफ अहले हदीस इन इंडिया। ओके, ठीक है ना। तो अहले हदीस देवबंद से भी कट्टरवाद है ज़्यादा। समझा? इट इज क्लोजेस्ट टू मेन स्ट्रीम वहाबिज्म ऑफ सऊदी अरेबिया। समझा ना? तो ये इतने जो रेडिकल इस्लाम के जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं भारत के अंदर तो देवबंदी हो गए, अहले हदीस भी हो गए, पाकिस्तान के अंदर भी यही लोग हैं ना, पूरे साउथ एशिया में। मतलब जो उनका नर्व सेंटर है या उनका कोर है या उनकी फाउंडेशन है वो आज भी इंडिया में लाई कर रही है। 100% देवबंदी उसका मेन फाउंडेशन। जी अभी आए थे मुत्ताकी तो कहाँ गए मिलने? वो तो मेन फाउंडेशन है उसका, मेन हेडक्वार्टर ही वो है। हाँ समझ रहे हो? हाँ तो मैं आपको समझा रहा था कि जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पे देवबंदियों की संख्या, वहाबिज्म की संख्या वो 20% से कम थी देश में। आप सारे स्कूल्स ऑफ थॉट जो वहाबी में सब आ गए, तीनों आ गए, वो सारे के सारे, मतलब उनके मिला के वो 15% से ज्यादा नहीं थे, 15% से। ओके, आज ये 40% या 50% भी हो सकते हैं, कोई लेटेस्ट फिगर कोई के पास नहीं है। मतलब उतना सूफीज्म कम हो गया। जो सूफीज्म 80% था, 80 से ज्यादा, वो कम होके आ गया 40 या 50% पे। Has it happened because of democratic politics? No, it is happened because of Congress and the strategy of Deobandis
and the support they later received from Saudi Arabia and other people, you know. The financial support came from outside. हाँ, Political support, you argue, came from the Congress. कांग्रेस तो सब नेता वही थे ना, समझो आप। कांग्रेस के अंदर जो मुस्लिम देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि देवबंदी नेता कांग्रेस में क्यों आए, इंक्लूडिंग अबुल कलाम आजाद क्यों आए। ऐसा था कि देवबंद की स्थापना हुई 1869 दिसंबर में देवबंद के अंदर, ठीक है, और उसी टाइम पे दयानंद सरस्वती का मूवमेंट शुद्धि का स्टार्ट हो चुका था। ये स्टार्टेड प्रीचिंग कि भाई जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के गए हैं उनको हमें वापस लेना चाहिए। देयर वॉज नो सच पब्लिक मूवमेंट टिल ही केम। हरिहर बुक्का, फाउंडर्स ऑफ Vijayanagar Empire, they had become Muslims. They were brought back to Hinduism by Swami Vidyaranya, the Shankaracharya of Sringeri. पर विद्यारण्य को भी उस टाइम पे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। लोग विरुद्ध थे एकदम। विद्यारण्य को ये कहना पड़ा था कि मुझे भगवान ने आदेश दिया है, जब लोगों ने एक्सेप्ट किया, समझा। वैसे शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 लोगों को कन्वर्ट किया था। एक थे फलटन के राजा थे बजाजी निम्बालकर, उनको वो मुस्लिम में से हिंदू धर्म में लेके आया कि उनके बेटे को अपनी बेटी उन्होंने दे दी। और उनके एक सेनापति थे नेताजी पालकर, उसको औरंगजेब ने कन्वर्ट किया था, उनको भी उन्होंने रिकन्वर्ट किया। लेकिन कोई लार्जर मूवमेंट नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। आर्य समाज ने वो स्ट्रक्चर दिया, आर्य समाज ने। अब उस टाइम पे जो मुसलमान थे देश में, वो हिंदू जैसे मुसलमान थे 80%। They wanted to come, but Hindus were not willing to accept them. इनको क्या लगा कि अगर ये चलता रहा, मतलब उन्होंने जो प्लान ये बनाया, ये मेरा अंदाज है कि 100 साल लगेंगे हमें ये जो हिंदू जैसे मुसलमान हैं उनको मुसलमान बनाने में, प्यूरिटेनिकल मुसलमान बनाने में। तबलीगी जमात की जैसे 1920s के अंदर शुरू किया, ठीक है ना। तो जब तक अगर हिंदू अलर्ट हो गए तो ये अपना वो फेल हो जाएगा। तो शुद्धि मूवमेंट जो था वो तो स्पीड पकड़ गया था 90s के अंदर, 1890s में, 1900 की बिगिनिंग में, 1970s तक शुद्धि बहुत चली है सर। हाँ, तो जब गांधी आए और गांधी ने ये प्रिंसिपल रखा कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर भारत को आजादी नहीं मिल सकती, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट एनी कॉस्ट, है ना, वो बन गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट हिंदू कॉस्ट। तो गांधी में उनको आदमी दिखा जो आर्य समाज को कंट्रोल कर सकता है, और गांधी का स्ट्रेचर जबरदस्त था। तो ये गांधी जी की वजह से कांग्रेस में आए, बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रोल आर्य समाज, और उन्होंने किया भी। स्वामी सदानंद को कंट्रोल कर लिया, स्वामी सदानंद सरेंडर हो गए गांधी जी के सामने। He was eventually murdered, assassinated. और फिर जब उनको मालूम पड़ा, जब मोपला राइट्स हुए खिलाफत के अंदर, जो एट्रोसिटीज हुई केरला के मुस्लिम और क्रिश्चियनों पे, जब उनको मालूम पड़ गया कि ये तो बहुत बेकार है, ये तो मतलब भाई, गांधी जी ने कहा कि हम मिलके लड़ेंगे ब्रिटिश सरकार के सामने। तो यहां तो वो हिंदू को ही मारने लगे केरला के अंदर, समझा। तो फिर उन्होंने कांग्रेस वाला एसोसिएशन तोड़ दिया, और 1923-24 के अंदर उन्होंने लार्ज स्केल पे शुद्धि स्टार्ट कर दी। स्वामी जी की बात करें। एंड देन पीपल फ्रॉम तबलीग जमात हायर्ड ए पर्सन कॉल्ड रशीद, अब्दुल रशीद, हु वाज ए तांगा वाला ऑफ अहमदाबाद। कोई जानता नहीं है इसका वो ओरिजिन, ही वाज ए तांगा वाला फ्रॉम अहमदाबाद। उसको हायर किया, कुछ पैसे दिए, बताते हैं 5,000 रुपये दिए, ऐसा कहा जाता है, और स्वामी सदानंद को मरवा दिया। तो ये कराने वाले तबलीगी जमात थी? हाँ, ये तो कई जगह पे लिखा हुआ है। ये अपने सीताराम गोयल जो है, महान विचारक, मुस्लिम मुद्दों को लेके उनकी किताबें बहुत फेमस है। तो वॉइस ऑफ इंडिया जो उनका पब्लिशिंग हाउस है, वो आरएसएस के भी खिलाफ थे, पर उनकी किताबें आरएसएस वालों के घर में ही मिलती हैं। हाँ, मिलती है। तो थोड़ा ज़्यादा कठोर थे वो जी, कई चीज़ों पे बहुत प्रकाश डाला है उन्होंने, पर कई चीज़ों पे वो थोड़े से गलत भी थे। देखिए, हर मुसलमान को आप गाली नहीं दे सकते, आपको समझना पड़ेगा। ये मेरा बेस है थिंकिंग का। आपको मुसलमान के जो 3 भाग हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। जो मोस्ट कट्टरवादी है उनसे लड़ना पड़ेगा,
जो लेस कट्टरवादी है उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद से उनके लिए एक मेन स्ट्रीम का द्वार खोलना पड़ेगा, और जो मॉडरेट है, जो कम है, उनको साथ में रखना पड़ेगा। यही स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर उनकी संख्या 20 करोड़ के ऊपर है देश में, तो यही काम आ सकती है, यही स्ट्रेटेजी, समझे आप? क्या ये वहाबी मुसलमानों ने सूफी मुसलमानों की संख्या सिग्निफिकेंटली कम कर दी? हाँ बिल्कुल कर दी, बहुत कम कर दी। आप देखो ना, वो 15% थे, 85% सूफी थे, वो घट के हो गए 40-50% हो गए। दरगाहों का या वक्फ लैंड का कंट्रोल किसके पास है? दरगाहों का कंट्रोल किसके पास है? वहाबी मुसलमानों के पास है। वो भी समझने जैसा खेल है पूरा। देखिए, असल में 3 वक्फ बोर्ड होने चाहिए थे, अभी कितने? 2 हैं, शिया और सुन्नी। बरेलवी भी सुन्नी है, देवबंदी भी सुन्नी है। तो होना ये चाहिए था कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसके 2 भाग होने चाहिए थे, देवबंदी सुन्नी वक्फ बोर्ड और बरेलवी सुन्नी वक्फ बोर्ड, सूफी सुन्नी वक्फ बोर्ड। ऐसा हुआ नहीं, समझे ना? तो आप देखोगे कि जहां स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार होती है, वहां वक्फ बोर्ड के अंदर 10 में से 11 में से 2 या 3 ही सूफी होते हैं, मेजोरिटी उसमें होते हैं देवबंदी, अहले हदीस वाले। और यहाँ पे अगर बीजेपी की सरकार है तो उसमें ज़्यादा सूफी होते। तो मुद्दा यह है कि जो लोग दरगाह में मानते नहीं है, वो दरगाह क्यों कंट्रोल करे? दरगाह वही लोग कंट्रोल करें जो दरगाह में मानते हैं। जायज़ बात है। तो ये गेम कांग्रेस ने खेला, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर पूरे रूप से, देखिए देवबंद की कैसी पकड़ थी कि आप देखो कि 1945 की जो कॉन्फ्रेंस हुई देवबंद की दिल्ली में, उसमें हुसैन अहमद मदनी ने क्या कहा? अशरफ बंदे के पिताजी ने, उसने ये कहा कि जिन्ना पाकिस्तान की डिमांड रख के, मांग रख के इस्लाम की बहुत बड़ी कुसेवा कर रहा है, क्योंकि हमारा जो हक है तबलीग का, तबलीग मतलब प्रीचिंग इस्लाम विद ए व्यू टू कन्वर्ट, वो भारत के छोटे से हिस्से तक सीमित कर रहा है। मतलब ये लोग ऐसा मानते थे देवबंदी कि अगर हिंदू जाग गया तो हमारा जो काम है पूरे देश को कन्वर्ट करने का, वो उतना लेट हो जाएगा या नहीं होगा। इसके लिए दे केम विथ कांग्रेस, समझे आप? सो दे आर जॉइनिंग कांग्रेस वाज फॉर रिलीजियस रीजंस, इट वाज नॉट फॉर, उसमें नेशनलिज्म का अंश नहीं था, समझे आप? उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव था। हाँ, ये तो स्पष्ट है बिल्कुल। आज क्यों टेररिस्ट आ रहे हैं? देवबंदी से टेररिस्ट क्यों आते हैं? जवाब देना मुझे। आज जो टेररिस्ट आते हैं, वाई दे कम ओनली फ्रॉम देवबंदीस, वाई दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम बरेलवी? बरेलवी में एक भी टेररिस्ट नहीं है। कट्टरवादी होंगे, हाँ, पर क्लासिकल टेररिस्ट नहीं है कोई, सुसाइड बॉम्बर्स टाइप के, इनोसेंट को मार दे, कम लोग ऐसे। यही बात ना आपने इसमें ऐड भी किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस इस्लाम में और भारतीय मुसलमानों के अंदर इस डिफरेंस को बखूबी समझते हैं, और जिस वजह से उनकी अप्रोच जो है इस लार्जर कॉमनल प्रॉब्लम को डील करने में, वो कंपैरेटिवली मैच्योर है देन एवरी अदर लीडर ऑफ आवर टाइम्स, एवरी अदर लीडर ऑफ द टाइम एंड ऑफ द हिंदुत्व movement also. Movement, yes, certainly. His understanding of Muslim this problem is far better. You made आपने किताब के अंदर मेंशन किया है कोई इंसिडेंट का कि राइट्स के बारे में एक वहाबी से ही उनको पता चला था सबसे पहले। हाँ, बराबर है। जो आपका जो अहमदाबाद जो सीरियल ब्लास्ट हुए 2008 के अंदर जी, जुलाई में, तो वो केस कैसे खुला? वो जो 4 आदमी थे, वो एक मुसलमान के घर पे रहे, एक गेस्ट हाउस टाइप का होगा उसका, है ना, भरूच डिस्ट्रिक्ट में। जब वो कार दिखाई गई कि भाई इस कार में आए थे, वो उसका फोटो आ गया था टोल नाके पे, जब देखा कि ये तो मेरे यहाँ ठहरे थे, वो सीधा अहमदाबाद आया क्राइम ब्रांच में, उसने बताया। बात सही है।
देखो ये देवबंद और मुसलमान का जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना इतना इजी नहीं है, समझो आप। देवबंद के अंदर भी 3 स्ट्रीम्स है। एक तो अल फला वाला है, टेररिस्ट वाला, ये छोटा है। एक बड़ा जो हिस्सा वो ये है कि इस्लाम फैलना चाहिए लेकिन टेररिज्म की मदद से नहीं, आतंकवाद की मदद से नहीं। और एक हिस्सा ऐसा है छोटा जो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, ऐसा भी हिस्सा है। पर ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इस्लाम की और मुस्लिम धर्म की, इसने लार्जली एज वी सी इन इंडिया टुडे वहाबिज़म के राइज से, इस्लामिक कट्टरवाद की वजह से, या लार्जली शायद अ कॉन्शियस रियलाइजेशन अमंगस्ट हिंदूज अबाउट हिंदुत्व पॉलिटिक्स, उसने मोटा मोटी एक पॉलिटिकली एक कॉमनल प्रॉब्लम को क्रिएट किया हुआ है। नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। कि एक तरफ हमारे पास आ गया रेडिकल इस्लाम, वहाबी इस्लाम, जो राइज भी कर रहा है सूफिज्म के कंपैरिजन के अंदर, सूफिज्म की संख्या कम हो रही है। फिर एक लार्जली हिंदू है जो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक शैडो के अंदर जी रहा था, एक सूडो सेक्युलरिज्म वाले शैडो के अंदर जी रहा था। उसके अंदर एक रियलाइजेशन हो रहा है कि हिंदू धर्म को बचाना और हिंदुत्व पॉलिटिक्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर इंप्रूव हो रही है। क्या उन दोनों कारणों की वजह से इंडिया के अंदर आज एक लार्जली कॉमनल प्रॉब्लम खड़ी है? नहीं, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इसको सोचना पड़ेगा अपने को। देखिए, मूल में जाओगे तो अल्ट्रा वहाबिज्म इसका मेन कारण है। अल्ट्रा वहाबीज इसका मेन कारण है। अल्ट्रा वहाबिज्म इज द मेन रीजन ऑफ इंडियाज कम्युनल प्रॉब्लम, ठीक है ना। जो हम ओवर रिएक्शन करते हैं राइट विंगर्स, उस प्रॉब्लम को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। दे गेट दे वो तो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को कंडेम करते हैं ना, फ्यूल टू फायर। हाँ, वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कंडेम करते हैं। तो उससे तो क्या है कि वो मुस्लिम को इकट्ठा नहीं कर रहा है, इसमें इंटरनल कन्वर्जन होता है। जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो सूफी देवबंदी बन जाता है, वहाबी कभी सूफी नहीं बनता। तो इनको इकट्ठा करना गालियां दे दे के, वो तो और भी खतरनाक है, समझो आप। इट इज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। एंड यू थिंक, व्हाई डू यू से कि देखो, मैं समझ सकता हूं कि देखिए ओवर रिएक्शन होना स्वाभाविक है। जिस टाइप का, देखिए पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, उसके बाद में भी प्रो मुस्लिम पॉलिसीज क्यों चलनी चाहिए थी देश में? मतलब ये जो कट्टरवादी मुसलमान जो है, पैन इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट, इन्होंने मिलकर बिल्कुल हिंदू भावनाओं को एक दबाने का प्रयत्न किया है, समझो आप। उसका ये रिएक्शन है। पर रिएक्शन के अंदर भी आदमी कैन नॉट लूज द साइट ऑफ स्ट्रेटेजी, समझे ना आप जी। आप उनको एक कर रहे हो, आप नुकसान कर रहे हो इस लड़ाई के अंदर। तो लार्जली आपके हिसाब से, और दूसरा क्या, आर्मी के अंदर भी मुसलमान है कितने सारे हैं, सब बताओ ना आप मुझे। नहीं, वो कश्मीर के अंदर भी कितने मर रहे हैं? कश्मीर में भी 10 मरते हैं तो 2 तो मुसलमान होते ही उसमें। दो चीजें। आप क्यों कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस इस्लामिक प्रॉब्लम का, इशूज का, ये कॉमनल प्रॉब्लम की बहुत अच्छी और फेयर अंडरस्टैंडिंग है? इसके लिए कि जब मैंने पहली बार, मैं तो बहुत सालों से इसका प्रचार करता हूँ, सूफी और देवबंदी का, तो जब प्राइम मिनिस्टर ही बने, चीफ मिनिस्टर गुजरात के, तो मिलने गया, तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको ये सब मालूम था। कब लोगों को मालूम है, समझा आप? सूफी का और वहाबी का डिफरेंस उनको मालूम था। एंड उनकी अप्रोच भी, एक्शन के अंदर अप्रोच भी उस तरह की, अप्रोच भी उनकी अच्छी है, उनकी अप्रोच। तो सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि आपने अपने सॉल्यूशन मेरा है ना उसमें, वे आउट ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम, उसमें लिखा है ना मैंने। देखिए, ऐसा है कि आपको मुसलमानों के अंदर रोल मॉडल बनाने पड़ेंगे, पॉजिटिव रोल मॉडल, है ना। जैसे आप अकबर है, अब अकबर को आप विलेनाइज कर रहे हो। अब 350 साल के अत्याचार के बाद में कोई रूलर आता है, पहले कट्टरवादी हो, मैं मानने को तैयार हूं, पर एक बार वो कन्वर्ट हो जाता है मॉडरेट के अंदर, उसके बाद में वो सिंसियरली फॉलो कर रहा है मॉडरेट पॉलिसीज, उनको इंप्लीमेंट कर रहा है, हिंदुओं को साथ में ला रहा है, तो आपको उसको, आप कैसे उसको 100 में से 60 या 50 मार्क नहीं दोगे? वैसे ही रोल मॉडल कम है भाई। जो सहिष्णु मुसलमान है या जो कंफ्यूज मुसलमान है, उसके लिए कोई एग्जांपल उनके लिए आपको कम से कम मिडिवल रोल मॉडल तो चाहिए ना। वैसे ही काम है उसमें,
भाई सल्तनत काल के अंदर फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक टू लोधी एक भी सुल्तान नहीं है जो सहिष्णु है भाई, सबके सब कट्टरवादी हैं। तो उसके बाद में अगर एक आदमी ऐसा आता है तो आपको उसको स्थान तो देना पड़ेगा ना उसको। अब चित्तौड़गढ़ का मैसेकर आप बोलते हो, तो चित्तौड़गढ़ का मैसेकर मैं मानने को तैयार हूं कि इसे ब्लॉट ऑन और अपना अकबर्स टेनोर, हाँ इन हिज नेम, समझे ना। right. लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि वो जो मैसेकर हुआ है वो है फरवरी 1568 में। इनका जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है 1570 में। हीर विजय जी नाम के एक गुजराती संत थे जैन, वो उनका टर्निंग पॉइंट है, आप समझे। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और बाद में अकबर मॉडरेट रहा थ्रू आउट। अच्छा, उसके बाद में जहांगीर ने भी उसको काफी हद तक फॉलो किया। वो उसके गुरु अर्जुन देव की जो डेथ है मुगलों के हाथ से, वो एक प्लॉट है उस पे, है ना। एंड इनफैक्ट वो इस तरह का कोई अच्छा, अकबर ने शेख अहमद सिरिंदी को जेल में डाल दिया था। सबसे बड़ा कट्टरवादी मौलवी उस जमाने का, जिसने अकबर को चैलेंज किया, अकबर ने उसको जेल में डाल दिया। और फिर वहां पर बाहर कैसे आया वो, उसने अलता क्या किया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्टरफ्यूज। उसने अकबर की माफी मांग ली और बाद में उसने गुप्त प्रचार शुरू किया इसका कि भाई काफिरों के साथ में, आइडल वर्शिपर्स के साथ में, मूर्ति पूजकों के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना तो इस्लाम देश में खत्म हो जाएगा। सर, बहुत मज़ा आया आपकी किताब पढ़ने में, आपके विचार जानने में। बिफोर आई क्लोज, मैं बस ये बता रही थी, आपने फॉरवर्ड योगी आदित्यनाथ जी से और प्रीफेस हिमंता बिश्व शर्मा जी से लिखवाया, ये कैसे किया आपने? इनसे लंबे समय से परिचित हैं? हाँ, मैं जानता ही हूँ ना, एक विचारक के रूप में तो लोग मुझे जानते ही है ना। अगेन सर, योगी जी ने लिखा है कि महूकर्स बुक इज नॉट merely a commentary on the past, it is a call to awaken, to steer the present and to shape the future in the right direction. हेमंत दा कहते हैं, this book not only chronicles previously untold historical events but also captures the essence of the world's largest democracy. This is the front cover of the book. Congratulations. My idea of nation first, redefining nationalism का हिंदी अर्थ ये होता है, मेरी राष्ट्र प्रथम की कल्पना बिन शर्ती राष्ट्रवाद को परिभाषित करना। इसे मैंने ये कहा है, इसमें मैंने ये कहा है कि करेक्ट इतिहास, करेक्ट हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है, उसमें से सही बोध पाठ लेना भी बहुत जरूरी है। इन दोनों के बिगर आप महान देश का निर्माण नहीं कर सकते, महान भारत का निर्माण नहीं कर सकते। आपका हिस्टोरिकल सेंस बराबर होना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन भी बराबर होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट भी अच्छे से। हाँ, दूसरा कि 60 साल में जो हिंदुओं के साथ जो जिस तरीके से एक छल कपट हुआ, मैं तो छल कपट ही कहूंगा, वो भी आप देखो। आप यार, हजारों मंदिर टूटे मध्यकाल के अंदर, फिर भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, उसके बाद में हमको 3 मंदिर न मिले, अयोध्या, मथुरा और काशी। किस टाइप का सेक्युलरिज्म, किस टाइप का मतलब देश चाह रहे थे ये लोग, कांग्रेस वाले? जवाब देने मेरे को भी। तो ये जो पीड़ा है उसका भी मैंने बयान किया है इसके अंदर। जी, आपने वही बात स्टार्टिंग में बताई है कि भाई इतने सारे मंदिर थे, मेरे ख्याल से 30,000 स्ट्रक्चर्स की एक लिस्ट थी और उसके अंदर से बस ये 3 ही दे रहे थे। हाँ, 3 तो देना चाहिए थे ना भाई, ये मेरा मुद्दा है। But again, sir, congratulations for the book. Thank you so much. Thank you very much for taking out the time. I am sure anybody who watches this video या इसके छोटे छोटे क्लिप्स जो देखे जाएंगे, वो सभी को कुछ ना कुछ भारत के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में, इतिहास के बारे में और उदय जी के विचारों के बारे में और उनके विचारों से भारत को किस तरह से देखा जाना चाहिए, उसके बारे में और जानेंगे। Congratulations again, sir. Thank you so much. नमस्कार।